तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा मिशेल टेलाग्रेंड को। तो एबल पुरस्कार नाम सुनते ही आपको याद आएगा कि भैया इसे तो गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाँ, तो ये वही है एबल पुरस्कार। और नॉर्वे सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की थी। तो ये भी क्लियर हो गया किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे सरकार के द्वारा। और पहली बार ये 2003 में दिया गया था, किसे, जीएन पियरे को। हम तो अभी 2024 के लिए बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो 2024 के लिए चुना है मिशेल टेलाग्रेंड को। अब ये कौन है भैया, ये फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो कि है पेरिस फ्रांस में, वहां पे गणित के रिसर्चर हैं। तो इनका नाम याद रखना है, मिशेल टेलाग्रेंड इनका नाम है। आपको याद है लास्ट ईयर किसे मिला था, ये 2023 में लुइस कैफरेली को मिला था। अब बाकी जो ऑप्शन में आपके लिए नाम लेकर के आया हूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिकेन यामामोटो, इन्हें 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला था। क्रिस्टीना पेस्कोवा, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता इन्होंने, ये चेक रिपब्लिक की हैं। और डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला था। अच्छा, गणित से एक और पुरस्कार याद आता है, रामानुजन पुरस्कार 2023 का भी लेटेस्ट किसे मिला था। तो आंसर होगा रुइक्सियांग झांग को। तो वो भी याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। तो आंसर होगा इंडिगो। तो अभी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 दिए गए, कहां पे, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और इसमें एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, इंडिगो कंपनी को मिला है। आप जानते हो ये भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है और इसकी डेली 2000 फ्लाइट्स उड़ान भरती है। ये एक बजट एयरलाइन कही जाती है क्योंकि सस्ती और सुलभ होती है, तो इसमें सब बैठते हैं। बाकी वैसे आप देख सकते हो और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, सब विदेशियों को दिए गए। हमारे काम का यही है, तो आप ये याद रखना कि एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, इंडिगो को मिला है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी मार्च 2024 में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा प्रोफेसर मीना चरांदा, प्रोफेसर मीना चरांदा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं ये प्रोफेसर मीना चरांदा, जिनको वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया। उन्हें यह अवार्ड क्यों मिला, तो शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला। अच्छा, ये भी तो प्रश्न बनेगा कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, तो सॉक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अवार्ड का नाम याद रखना, किन्हें दिया गया ये याद रखना, किस लिए दिया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, और किसने दिया ये भी आपको बता दिया। बाकी ऑप्शन में भी ले चलूंगा आपको। मिशेल टेलाग्रेंड, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांस के हैं ये गणितज्ञ, और अभी 2024 का एबेल पुरस्कार इनको मिला। एबेल पुरस्कार आप जानते हो गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसको। डॉक्टर उमा रेले, महाराष्ट्र गौरव सम्मान मिला इनको। और प्रभा वर्मा, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 33वां सरस्वती सम्मान इनको मिला है इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा विजय जैन ने। तो ये विजय जैन कौन है, तो एक रियल एस्टेट कंपनी है स्टार स्टेट, ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और अभी इन्हीं को टाइम्स ग्रुप ने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 के लिए बताओ टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो आंसर करना टेलर स्विफ्ट को, ये एक सिंगर है। बाकी ऑप्शन में देखो, टीएम कृष्णा, संगीत कलानिधि पुरस्कार इन्हें मिला। रतन टाटा जी की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला अभी। और अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता था। तो ये सारे बिल्कुल लेटेस्ट अवार्ड है, ये अभी इनको मिले थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो। तो याद रखना, लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है, डेमोक्रेटिव अलायंस पार्टी। अच्छा, अभी तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन थे, एंटोनियो कोस्टा थे। उन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस कारण से।
तो अब याद रखेंगे कि पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? लुइस मोंटेनेग्रो बन गए। मैं पहले आपको मैप में दिखा दूं पुर्तगाल, ये रहा मैप में पोर्तुगल। कैपिटल इसकी लिस्बन होती है, करेंसी है यूरो। आपको पता है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले वो यही थे, पुर्तगाली। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सदानंद दात्ते को। तो याद रखना भी केंद्र सरकार ने सदानंद वसंत दात्ते को अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? दिनकर गुप्ता का स्थान लिया है। अच्छा, इनके अलावा 2-3 नाम मैं आपको और बताऊंगा, 2-3 और अपॉइंटमेंट है वो आपको इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पीयूष आनंद की बात करते हैं तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के अभी डायरेक्टर जनरल बने। एस सुरेश कुमार की बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ये डायरेक्टर जनरल बने। और राजीव कुमार शर्मा पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में एवररेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और पुरुषों की भाला फेंक में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है नीरज चोपड़ा। और अभी एवररेडी के जो सेल आते हैं ना, बस उसी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले आपको याद होगा अभी लेटेस्ट बीपीसीएल ने अपने स्पीड पेट्रोल के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूपीएससी में किसे निदेशक डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हंसा मिश्रा को। तो हंसा मिश्रा, इनको अभी संघ लोक सेवा आयोग का डायरेक्टर बनाया गया है। इनका नाम याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर करना चार्ल्स कॉर्नवालिस को, क्योंकि उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण मॉडर्निफिकेशन किया था। यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आपको इसके बारे में बताएगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। आप जानते हो अभी अजय माणिक राव खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल बने थे। और अनिल कुमार लाहौटी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने। और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना, जिसमें सबसे ज्यादा तो ये है अजय माणिक राव का और अरविंद पनगड़िया जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को FIH एथलीट्स समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। तो PR श्रीजेश आप जानते हो, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है। और अभी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इनको अभी नई FIH एथलीट्स समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, इनके अलावा चिली देश की जो महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं कैमिला कैरम, उनको भी समिति का सह अध्यक्ष बनाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, PR श्रीजेश इनको पहली बार 2017 में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था और अब उन्हें पहली बार समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2015 में, पद्मश्री मिला था 2017 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा बासिरो डियोमाए फे। सेनेगल ये एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है और अभी इसके नए राष्ट्रपति बने हैं बासिरो डियोमाए फे। मैं आपको पहले मैप में दिखाता हूं सेनेगल, ये रहा मैप में सेनेगल। कैपिटल होती है इसकी डकार और करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यहाँ के प्रधानमंत्री सिद्दीकी काबा। अच्छा, इन राष्ट्रपति जी का नाम आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे इस देश का नाम है सेनेगल और राष्ट्रपति का नाम है बासिरो और यहाँ की कैपिटल है डकार। तो ऐसे ध्यान रखो कि सनी ने यानी कि सैनी ने कल की बासी रोटी खा ली जिससे उसको डकार आने लगी। तो सेनेगल को हमने कैसे पढ़ा कि सनी ने कल की क्या खा ली? बासी रोटी, बासी रोटी खा ली और इससे क्या हो गया? उसको डकार आने लगी। डकार इसकी कैपिटल है। तो ये ऐसे आपको ध्यान में रह जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तीसरी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की। कहाँ पे? तो नोएडा में जो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे। और इसमें बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में दोनों में ही हरियाणा टॉप पे रहा है।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीधू सक्सेना को। तो अभी भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में नीधू सक्सेना को नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और वे एएस राजीव का स्थान लेंगे, जिन्हें अभी भारत सरकार ने अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ ये नीधू सक्सेना हो गए और टैगलाइन होती है वन फैमिली वन बैंक। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में अभी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा कमल किशोर को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है कौन? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए यानी कि डिजास्टर रिस्क का कम करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में कमल किशोर को चुना है। कमल किशोर कौन है? वे भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के शीर्ष अधिकारी हैं और यहाँ पे वो किनका स्थान लेंगे? जापान के मामी मिजुटोरी का स्थान लेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में अभी किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा ऋतुराज ने। अच्छा, लोकपाल के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था जब हमने भारत के नए लोकपाल बने थे उनके बारे में पढ़ा था। कौन बने थे अभी हमारे भारत के नए लोकपाल, या यूं कह दूं कि लोकपाल अध्यक्ष बने थे कौन? अजय माणिकराव खानविलकर। और लोकपाल में आपको पता है एक अध्यक्ष होते हैं जो ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर, और उनके अलावा 8 सदस्य होते हैं। उसमें भी 4 आपके जुडिशियल मेंबर होते हैं यानी कि न्यायिक सदस्य होते हैं, और उन्हीं में से अभी एक अपॉइंट हुए हैं, उन्हीं का नाम है ऋतुराज अवस्थी। ये जुडिशियल मेंबर बने हैं और इन्हीं के साथ 2 और सदस्यों ने शपथ ली है। उनके नाम है पंकज कुमार और अजय तिर्की ने। इनको शपथ किसने दिलाई? लोकपाल अध्यक्ष ने। तो एक प्रश्न आपका ये भी क्लियर हो गया कि लोकपाल सदस्य को कौन शपथ दिलाता है? जो लोकपाल अध्यक्ष होते हैं वो दिलाते हैं। ऋतुराज अवस्थी जी की बात करें तो वे भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के भी वो पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो लोकपाल की बात करें तो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। अच्छा, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्नब बनर्जी। तो टायर की एक कंपनी है सीएट और उसी के एमडी सीईओ हैं ये अर्नब बनर्जी, जिनको अभी आत्मा का नया अध्यक्ष चुना गया है। आत्मा क्या है? तो ये भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। मतलब भारत में जितनी भी टायर कंपनीज हैं उनका ये एक संगठन है, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में और अभी इसके अध्यक्ष चुने गए इस साल अर्नब बनर्जी। ये मैंने आपको बताया जो टायर कंपनी एक सीएट उसके एमडी सीईओ है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर करना जरा, कि भारत का पहला टायर पार्क ये कहाँ पे बना है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ा है मैंने। बाकी देखो ऑप्शन रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। नवीन जिंदल अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड बने, एमवी राव भारतीय बैंक संघ के नए हेड बने और राहुल सिंह सीबीएसई के नए हेड बने। ये चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं ही दे देता हूँ। भारत का पहला टायर पार्क मैंने आपसे पूछा तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में बना है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है थिएटर ये दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कलाओं, संस्कृति और परंपरा के लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है। साल 1961 में 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी। अच्छा, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लेना कभी कोई कि दुनिया का सबसे पुराना थिएटर ये कौन सा है और कहां पर है, तो थिएटर ऑफ डायोनिसस उसे कहते हैं। ये ग्रीस के एथेंस में आपको मिलेगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दुनिया का
दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में मानी जाने वाली प्रसिद्ध धानु यात्रा को किस राज्य में मनाया जाता है? तो धानु यात्रा का संबंध किससे है? पढ़ा है हमने कई बार। आंसर होगा उड़ीसा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे के रूप में मनाया जाता है। 2019 से हर साल हम ये दिन मनाते आ रहे हैं और इस साल भारत में विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया और इसके लिए हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला को चुना गया। और कबड्डी से आपको याद आएगा अभी प्रो कबड्डी लीग 2024 इसको जीता किसने? पुणेरी पल्टन ने जीता हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके। अभी जो पिछले साल एशियन गेम्स 2022 हुए थे जो कि 2023 में हुए थे, 19वां संस्करण था चाइना के हांगजाओ में, उसमें भारतीय पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम दोनों ने गोल्ड जीता था। और याद रखना 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड में होंगे। और साथ में याद रखना अभी भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन ये दुबई में हुआ था और उसमें विजेता रहा था उमा कोलकाता। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो हर साल 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस मौके पर जीरो वेस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। और आपको बता दूं पहली बार ये दिवस हमने 2023 में मनाया था, यानी कि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया। अच्छा, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी होता है, राजस्थान दिवस भी हम मनाते हैं 30 मार्च को, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस सेंज ने। तो कार्लोस सेंज ये फेरारी के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस है। इससे पहले 2 हो चुकी है, बहरीन ग्रैंड प्री और सऊदी अरब ग्रैंड प्री, और दोनों को जीता था मैक्स वर्स्टपन ने जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। ये तीसरी हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको कार्लोस सेंज ने जीत लिया। ये फेरारी के ड्राइवर हैं, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा श्रीलंका में होगा। तो याद रखना कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अनुसार श्रीलंका में अभी 19 जुलाई से वुमेन क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? श्रीलंका में। अच्छा, आपको याद होगा अभी 2024 में जो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। एक्चुअली में ये भी पहले श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आपको याद होगा श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया था, इस कारण से उससे मेजबानी छीन ली गई और साउथ अफ्रीका में फिर ये हुआ। और अगर पूछे उसको जीता किसने था तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उपविजेता रहा था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शरफुद्दौला आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो शरफुद्दौला ये आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा परमाणु घड़ी। एक्चुअली में भारत सरकार चाहती है कि देश में जितने भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग मॉड्यूल हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गया, डिजिटल घड़ियां हो गई, जो भी लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो ये सभी डिवाइसेस भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आधारित हो। इसीलिए अब देश भर में कई परमाणु घड़ियां तैनात की जाएंगी। अभी वर्तमान में बात करें तो ये सभी डिवाइसेस यूएस बेस्ड नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर पर निर्भर है और अभी केवल 4 ही देश हैं जिन्होंने अपनी स्वदेशी परमाणु घड़ियां विकसित कर रखी है। कौन कौन से? अमेरिका, यूके, जापान और साउथ कोरिया। अच्छा, आप देखो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि परमाणु घड़ी का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 1955 में लुइस एसन ने, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। मैं आपको बता दूं जो परमाणु घड़ी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक में सीजियम परमाणु का उपयोग होता है और दूसरी में हाइड्रोजन मैसर का। तो ये जो हाइड्रोजन मैसर वाली परमाणु घड़ी होती है, ये उससे हाइड्रोजन मैसर वाली जो परमाणु घड़ी होती है वो ज्यादा सटीक मानी जाती है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है।
और इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में रिसर्चर्स में होता है। और जो वो सीजियम वाली परमाणु घड़ी होती है उसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानक समय के लिए किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि भारतीय मानक समय का रखरखाव कौन करता है, या यूं कह दें कि भारत में किस संस्था को भारत का आधिकारिक टाइम कीपर कहा जाता है। तो आंसर होगा CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, नई दिल्ली। अच्छा, अब भारत सरकार किन स्थानों पर नई परमाणु घड़ियां स्थापित कर रही है? तो भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद। फरीदाबाद और अहमदाबाद में पहले से ही परमाणु घड़ियां मौजूद है। अच्छा, अगर भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इसे 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था और इसकी जो गणना है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में एक क्लॉक टावर पर पड़ता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटे आगे है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा सोनम कपूर। तो अभी लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम ने अभिनेत्री सोनम कपूर को दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया है और इस म्यूजियम में शामिल होने वाली सोनम कपूर एकमात्र भारतीय कलाकार है और अब दक्षिण एशियाई कला को बढ़ावा देना उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। इस प्रतियोगिता में मॉडल रूमी अलका हतानी ये सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगी, उसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर पूछे कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स पेजेंट में शामिल होगा तो आंसर होगा सऊदी अरब। और उसमें भी सऊदी अरब को कौन रिप्रेजेंट करेंगी तो उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया है, रूमी उनका नाम है। और अब भाई 2024 में मिस यूनिवर्स का ये एडिशन कौन सा होगा? 73rd नंबर का होगा। कहाँ पे? मैक्सिको में। अभी आपको याद है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? शेनिस पलासियो ने जीता था, जो कि निकारागुआ की हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो अभी थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, लीगल बना दिया है और ऐसा करने वाला वो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, आपको याद हो तो ताइवान ये 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना था और 2023 में नेपाल ये औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था। तो अब आप कह सकते हो कि ताइवान और नेपाल के बाद ऐसा करने वाला एशिया का तीसरा देश होगा ये थाईलैंड, या फिर क्वेश्चन की भाषा बोल दो कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश होगा ये थाईलैंड। अगर एशिया के रेस्पेक्ट में बोलना है तो ऐसे बोलो, ताइवान और नेपाल के बाद तीसरा एशियाई देश होगा। लेकिन अगर ऐसे बोलना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का, तो तब तो ये पहला देश बन जाएगा समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला। भारत में अभी ये चीज लीगल नहीं है। क्या चीज? समलैंगिक विवाह। समलैंगिक मतलब एक ही जेंडर के लोग आपस में शादी कर ले, पुरुष पुरुष शादी कर ले, महिला महिला आपस में शादी कर ले, तो समलैंगिक कहते हैं। आपको बताएं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा फ्रांस। और फ्रांस से याद आएगा, अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे कौन? गैब्रियल एटल। और यूरोपीय संघ के अभी पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? एडगर्स रिंकेविक्स बने। ये लातविया देश के राष्ट्रपति भी है। अब बात थाईलैंड की है तो मैप में ले चलता हूं आपको। ये रहा थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है थाई बात और प्रधानमंत्री भी अभी नए बने थे, नाम है श्वेता थाविसेन। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं, याद रखना। और थाईलैंड के साथ हम मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और अभी अयुत्या नाम की एक्सरसाइज भी की हमने थाईलैंड के साथ में ही। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना। अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अकुम्स ने। तो दिल्ली की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है अकुम्स, जिसने अभी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, जिसका उपयोग
बच्चों में सिकल सेल रोग के इलाज के लिए किया जाएगा। इसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो ये स्वदेशी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी कीमत बहुत कम है। मतलब जितनी विदेशी दवाइयां आती है ना, उनकी तुलना में ये उनका 1% है। मतलब उनकी रेट का केवल 1% में आपको ये दवाई मिल जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसे कमरे के तापमान पर आप रख सकते हो, यानी कि लगभग 24-25 डिग्री सेल्सियस पे ही आप रख पाओगे, जबकि विदेशी दवाइयों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। बाकी सिकल सेल एनीमिया रोग की बात करें तो ये एक वंशानुगत रक्त विकार है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका शेप बदल जाता है। वे हंसिया के आकार की हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे वो आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होती है। अच्छा, वैसे हमारा सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का, उसे खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2047 का है। तो इससे संबंधित तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बाकी मैं आपको याद दिलाऊं तो एक हेविश्योर वैक्सीन आई थी। इसे हेपेटाइटिस ए के लिए डेवलप्ड किया गया था, यानी कि हेपेटाइटिस ए की ये वैक्सीन थी, हेविश्योर वैक्सीन। हेपेटाइटिस में क्या होता है, इसमें लीवर प्रभावित होता है। और एक सर्वावैक्स वैक्सीन आई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा शहर पहली बार बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बना? तो आंसर होगा मुंबई। तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई शहर ये बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे एशिया में जिस स्थान पे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं वो है मुंबई। इस लिस्ट के अनुसार बात कर रहे हैं, मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं। इससे एक कदम चाइना का बीजिंग है, बीजिंग में 91 बिलियनियर्स है। तो ये तो हमने देखो एशिया के लेवल पे बात की है। एशिया में सबसे ज्यादा किस स्थान पे बिलियनियर्स रहते हैं? हमने कहा मुंबई में, तो उसे हमने कहा बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रहते हैं न्यूयॉर्क में। कितने? 119। तो उसे आप क्या कहोगे? बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और दुनिया के मामले में, मतलब पूरी दुनिया के लिस्ट में मुंबई ये तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पहले स्थान पे न्यूयॉर्क हो गया, दूसरे स्थान पे लंदन हो गया और तीसरे पे हो गया मुंबई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा LIC। तो ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC 816 अरब रुपए के मूल्य के साथ दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। किस रिपोर्ट के अनुसार? ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, मुझे ये बताओ, भारत में बीमा सेक्टर को, बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? IRDAI है। IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और हेड है देबाशीष पांडा। वही LIC की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना होती है 1956 में और इसके हेड है सिद्धार्थ मोहंती। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शिग्मो उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा गोवा में। शिग्मो ये गोवा का एक लोकप्रिय उत्सव है। इसे फाल्गुन माह यानी कि मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 14 दिनों तक इसे मनाया जाता है। कहां पे? गोवा में। अच्छा, गोवा के और भी कुछ महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव हैं, जैसे कि साओ जो आओ महोत्सव हो गया। अभी भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया था गोवा में। लूसोफोन महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है गोवा में। अभी 2023 में जो 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है ये मनाया गया गोवा में। आपको याद है 2023 में जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे वो भी हुए थे गोवा में, जिसका शुभंकर था मोगा और उसमें टॉप पर आता महाराष्ट्र। अब बताओ मुझे आप कि 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स है वो कहाँ पे होंगे? इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है और हिंट मैं आपको दे दूं कि इसके उत्तर में ही उत्तर छिपा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सक्षम एप्लीकेशन। तो अभी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घर से मतदान कराने की घोषणा की है और इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा। इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र
85 वर्ष से ज्यादा है, 85 ईयर से ज्यादा है, और 40% से ज्यादा जिनमें स्थायी विकलांगता है उन्हीं को घर बैठे वोट डालने का फायदा मिलेगा। और ऐसे लोग घर से मतदान कर सकें तो उनके लिए चुनाव आयोग ने अभी सक्षम नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी निर्वाचन आयोग ने बताओ किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनाया था, तो आंसर होगा शीतल देवी को, जो कि एक पैरा तीरंदाज है, पैरा आर्चरी प्लेयर है। चलो निर्वाचन आयोग के बारे में सारी डिटेल में आपको देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में इसके बारे में आपको सब मिल जाएगा। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है 25वें नंबर के। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? वीएस रमा देवी रही। अभी 2 नए चुनाव आयुक्त बने थे, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक तो गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और अभी नो योर कैंडिडेट नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और नेशनल आइकॉन बनाया था किसे? राजकुमार राव को, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर को। अभी पंजाब में किसे स्टेट आइकॉन बनाया था? शुभमन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर सूर्य और बृहस्पति के मध्य में स्थित क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2005 EX-296 का नामकरण किया है? तो आंसर होगा प्रोफेसर जयंत मूर्ति। तो अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बंगलुरु के भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर जयंत मूर्ति, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एक एस्टेरॉइड का नाम रखा है। ये क्षुद्र ग्रह 2005 में खोजा गया था और उसका नाम है 2005 EX-296, और अब इसका नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा? 215884 जयंत मूर्ति, ये इन्होंने नाम रखा है। आपको बता दूं ये एस्टेरॉइड, ये क्षुद्र ग्रह हर 3.3 साल में एक बार मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1919 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसमें आपको याद होगा इससे पहले भी पंडित जसराज जी जो कि शास्त्रीय गायक थे हमारे, उनके नाम पर भी एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको याद होगा अभी समुद्री टार्डिग्रेड के एक नई प्रजाति खोजी गई थी और उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। और जुपिटर, यह याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसे आप बुध ग्रह बोलते हो। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि अभी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी जिसका नाम है नॉक्टिस, इसकी खोज कहां पे की गई? किस ग्रह पे इसे खोजा गया? ये आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ढोल जात्रा महोत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो ढोल जात्रा, या फिर इसे आप ढोल उत्सव भी कह दो, ये रंगों का त्योहार है। जैसे कि उत्तर भारत में हम कहते हैं ना होली, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ये ढोल जात्रा महोत्सव है जो कि वसंत की शुरुआत का प्रतीक होता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण और माते राधा को समर्पित होता है और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। ढोल जात्रा महोत्सव ये पश्चिम बंगाल का बड़ा फेमस फेस्टिवल है, इसे ध्यान में रखना है आपको। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर के ये फ्लैश पे को लॉन्च किया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इससे फायदा क्या होगा? इससे आप संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाओगे। और इसमें यह कहा गया कि इसकी मदद से आप बिना पिन के 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाओगे, पेमेंट कर पाओगे। और एक दिन में इसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आप पेमेंट कर दो 5-5 हजार रुपए के स्लॉट में बिना पिन के। अच्छा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के इस यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था दुनिया का? तो आंसर होगा नेपाल। और यूरोप का पहला देश पूछेंगे तो आंसर करना फ्रांस। और अगर पूछूं अभी किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस वेयरेबल
रिंग को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। वैसे फेडरल बैंक की हम बात करते हैं, स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर है अलवा केरल में, एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन और इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी समिट की, यानी कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। पहली बार इसका आयोजन किया गया। कहां पे हुआ? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या रहा? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है, तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना होगा, यही इसका उद्देश्य है। और इसका आयोजन किसने किया? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने। और इसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1957 में, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, ये किस देश में? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में है ये फ्रांसिस स्कॉट नाम का ब्रिज। और अभी ये न्यूज में क्यों है? तो एक कंटेनर शिप था, उस शिप का नाम था डाली, वो इस ब्रिज से टकरा गया, जिसके कारण ये ब्रिज टूट गया और 7 से 8 लोग नीचे ठंडे पानी में गिर गए और मारे गए। ये जो शिप था, इस पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था और ये यहाँ से श्रीलंका के लिए जा रहा था। ये शिप सिनर्जी ग्रुप नाम की कंपनी का था। अच्छा, ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि ये जो फ्रांसिस स्कॉट नाम का ब्रिज था जो गिर गया, किस नदी पर बना था? तो पेटाप्सको नदी पर यह बना हुआ था। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखना। ब्रिज का नाम, शिप का नाम भी मैंने आपको बता दिया, किस नदी पर है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसका नाम है गेया, और उसी ने अभी तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है और इनके नाम रखे हैं शिव और शक्ति। तो लगभग 12 अरब साल पहले बनी ये खगोलीय संरचनाएं हमारी आकाश गंगा के निर्माण में योगदान देने वाली सबसे प्रारंभिक संरचनाओं में से एक है। वहीं इसके द्रव्यमान यानी कि भार की, यानी कि मास की बात करें तो यूं मानो कि हमारा जो सूर्य का द्रव्यमान है ना, उसका आप 10 मिलियन टाइम कर दीजिए, इतना गुना कर दीजिए, 10 मिलियन गुना कर दीजिए, तो उतना इसका द्रव्यमान है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस गेया अंतरिक्ष दूरबीन को कब लॉन्च किया था, तो आंसर होगा 2013 में। और शिव और शक्ति, यहाँ पे आपने कहा तारों की 2 प्राचीन धाराएं हैं, स्टार स्ट्रीम है, लेकिन शिव और शक्ति को साथ में जोड़ोगे तो आप बोलोगे शिव शक्ति। और इससे कुछ याद आ रहा है कि आपको? हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था, लैंड किया था, उसे हमने क्या नाम दिया था? यही तो नाम दिया था, शिव शक्ति पॉइंट। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करेंगे तो स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जोसेफ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इस नाम की बुक को अभी किसने लिखा? तो आंसर होगा एस रमन ने। तो एक्चुअली में एस रमन की ही ये आत्मकथा है, बायोग्राफी है, जिसका नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के रूप में ये शामिल हुए थे। उसके बाद ये कनेरा बैंक के सीएमडी बने और फिर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने। तो इनकी ये जो यात्रा रही है एसबीआई के क्लर्क से लेके सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनने तक की, तो उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो याद रखना किसकी बायोग्राफी है ये? एस रमन। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो ने अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा स्टार्ट 2024। तो अभी इसरो ने युवाओं को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट 2024 नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी छात्र हैं, वे अगर स्पेस साइंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट की फुल फॉर्म भी होती है। क्या होती है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा इसरो
युविका नाम से एक कार्यक्रम भी चलाता है। युविका की फुल फॉर्म होती है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ये स्कूली बच्चों के लिए होता है ताकि अंतरिक्ष के उभरते क्षेत्र में उनमें रुचि जगाई जा सके। देखो बात इसरो की है, तो इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में और बंगलुरु में हेडक्वार्टर है। हेड है एस सोमनाथ। इनकी जो बायोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है निवालु कुदिचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में थी। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोड डिपेंडेंट नाम की पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आंसर होगा मधुमिता मुर्गिया को। तो इंडियन ब्रिटिश राइटर है ये मधुमिता मुर्गिया और उनकी ये बुक है जिसका नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अभी वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है नॉन फिक्शन कैटेगरी में। ये यूके का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो अभी तक फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता था। फिक्शन कैटेगरी यानी कि काल्पनिक चीजों पे आप पुस्तक लिखते हो उन पे दिया जाता था, पर अब ये पहली बार नॉन फिक्शन कैटेगरी में भी दिया जाना शुरू किया गया है। नॉन फिक्शन कैटेगरी मतलब जो कि वास्तविकता से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो इनका नाम याद रखना। अब इन्हें अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आगे की बात है, भविष्य में हम देखेंगे। लेकिन देखो ये प्रश्न बुक एंड ऑथर कैटेगरी में भी आ गया है, पुस्तक व लेखकों में भी आ गया है। आपसे पूछ लिया जा सकता है बुक का नाम देकर के बताओ भैया कोड डिपेंडेंट नाम की बुक को किसने लिखा, तो मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ये किसके साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का विकास कर रहा है, तो आंसर होगा ओपन एआई। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ये मिलकर के एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं जिसकी लागत लगभग 100 अरब डॉलर होगी। और इसी प्रोजेक्ट में स्टारगेट नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर भी शामिल है और माइक्रोसॉफ्ट इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कर रहा है। ये जो सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट नाम से, ये अगले 6 सालों में बनने वाले कई कंप्यूटरों में से सबसे बड़ा होगा। अच्छा, ओपन एआई से कुछ याद आया आपको? ये वही है जिसने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। ओपन एआई एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध करना और हाईली एडवांस कंप्यूटर सिस्टम डेवलप्ड करना। इसके सीईओ हैं सैम अल्टमैन।